हेलो डियर, आप सभी का ओके साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखिए, अम्ल जो होता है वो जो है खट्टा पदार्थ होता है। ठीक है, भस्म जो होता है कड़वा पदार्थ होता है, और लवण जो होता है ये बीच का होता है, ना खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है। ये हो सकता है नमकीन, मीठा या तीखा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं अम्ल क्या है। तो अम्ल का इंग्लिश जो होता है एसिड होता है। एसिड जो है एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक लैटिन शब्द है। ठीक है, इसका हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल होता क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब सबसे पहले समझिए इसमें जलीय विलयन क्या होता है। तो जलीय विलयन जो है ये थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है। जल मतलब पानी और विलयन मतलब घोल, या हम बोले तो मिश्रण। तो पानी वाला मिश्रण को हम जलीय विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन हम उसको कह सकते हैं जैसे नमक और पानी का मिश्रण। ठीक है, नमक और पानी का मिश्रण जो है इसको हम विलयन कह सकते हैं। ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण विलयन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इसमें इस विलयन में जो है इसके पानी में जो है खट्टा वाला पदार्थ जो है अम्ल मिला हुआ है। ठीक है, तो अम्ल कैसा पदार्थ है? अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो कह रहा है ये धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए अम्ल का जो परिभाषा हम देते हैं, डिफाइन करते हैं, वो इसके गुणों के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, ये सब इसके गुण ही हैं। उसके बाद देखिए, तो ये जो होता है धातु से जब विक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, कोई भी जो अम्ल किसी भी धातु से विक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे आयरन की विक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और फेरस क्लोराइड बनता है। देखिए यहाँ पे जो है आयरन हमारा धातु है और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, इसकी विक्रिया जब इससे कराई गई तो ये बना फेरस क्लोराइड, या हम इसको आयरन क्लोराइड भी कह सकते हैं। और साथ में जो देखिए ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, जहां पे भी गैस निकलता है उसके बगल में हम एरो साइन ऊपर की तरफ दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए एसिटिक अम्ल की विक्रिया आयरन से कराई जाती है। आयरन हमारा क्या है? धातु है, और एसिटिक अम्ल हमारा अम्ल है। और ये दोनों विक्रिया करके देखिए यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, और इस साथ में बना आयरन एसिटेट। ठीक है, आयरन एसिटेट बन गया। ठीक है, अगला देखिए अम्ल का जो है दूसरा परिभाषा यहाँ दिया गया है। ठीक है, अर्हेनियस के अनुसार। अब ये अर्हेनियस कौन है? तो अर्हेनियस जो है एक साइंटिस्ट थे। क्या थे ये? साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो देखिए इसने जो है अम्ल का एक अलग परिभाषा दी है। अलग परिभाषा क्यों दिए? तो पीछे जो हमने पढ़ा है कि अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल की पहचान हम खट्टा गुण होने के कारण पहचान सकते हैं। जो पदार्थ जिसका जलीय विलयन खट्टा होगा उसको हम अम्ल बोल देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो है अम्ल, लेकिन हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बैटरी अम्ल हमने पढ़ा है। ठीक है, बैटरी अम्ल जो होता है, ठीक है, बैटरी अम्ल, बैटरी अम्ल किसको कहा जाता है? तो बैटरी अम्ल जो होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो होता है बैटरी का अम्ल, बैटरी में जो रखा जाता है वो अम्ल है। ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो ये बैटरी अम्ल जो होता है ये तो खतरनाक होता है। देखते हैं कि पानी के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है। जैसे कि तेजाब जो बोला जाता है किसी बॉडी पे पड़ गया तो जल गया, तो ये वही अम्ल है। तो इसको हम टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। फिर एक अम्ल जो होता है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एक नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका जो उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। तो इसका तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे अम्ल है जो सूखा होता है, सूखा है तो उसका जलीय विलयन तो है नहीं। तो अर्हेनियस ने क्या किया? अम्ल को पता करने के लिए, ठीक है, एक एक करके जो है जितने भी अम्ल थे उस सभी को क्या किए? पानी में रखे। क्या किए उन्होंने? पानी में रखे। ठीक है, एक एक करके सारे अम्ल को जो है पानी में रखे, और पानी में रखने के बाद उन्होंने एक चीज देखा, जितने भी अम्ल थे वो सभी क्या करते थे? जल में घुलने के बाद जो है, जैसे में
मान लीजिए ये HCl है, HCl जो है इसको रखा गया किसमें, H2O में, जल में रखा गया। तो जल में जो रखा गया तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है एक दूसरे से अलग हो गया, ठीक है। ये बन गया H+, ठीक है, और ये बन गया Cl-, ये क्या बन गया, Cl- बन गया, ठीक है। क्या बन गया, Cl-, ठीक है। ये बन गया H+ और Cl-, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरह से जो है इन्होंने क्या देखा, जितने भी अम्ल है वो सभी पानी में घुल करके एक कॉमन चीज दे रहा है, वो H+ को दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए HCl है, इसको पानी में रखा गया तो ये बना लिया H+ Cl-, ठीक है, यहाँ से भी H+ मिल रहा है। दूसरा देखिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसको भी पानी में रखा गया तो ये बन गया 2H+ और SO4-2, ये बना। और कहेंगे कि सर ये 2 कैसे आ गया, तो देखिए ये जो है ना, ये वाला 2 जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये टूटता है, ठीक है। और ये सल्फेट जो होता है SO4, इसका संयोजकता -2 होता है, ये पीछे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। और 9th में इसको बहुत डिटेल से पढ़ना था। उसके बाद देखिए HNO3 है, इसको भी पानी में रखा गया तो इसमें भी H+ मिल रहा है, ठीक है, H+ मिल रहा है और NO3 बन रहा है। उसके बाद एसिटिक अम्ल है, इसको भी पानी में रखा गया तो यहाँ से भी H+ मिल रहा है और एसीटेट आयनायन मिल रहा है। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, इसको भी पानी में रखा गया तो यहाँ से भी H+ मिल रहा है और CO3-2 मिल रहा है। उसके बाद H3PO4 है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ये फॉस्फोरिक अम्ल है, जब इसको भी पानी में रखा गया तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन मिल रहा था। तो अर्हेनियस ने जो है एक डेफिनेशन दिया अम्ल का कि अर्हेनिय जो है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है, ठीक है, H+ प्रदान करता है, H+ आयन देता है, ठीक है। तो अर्हेनियस के अनुसार जो होता है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पीछे जो है कई बार पूछा गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला जो है हमारा भस्म है। भस्म क्या होता है, तो भस्म का इंग्लिश जो होता है वो बेस होता है। भस्म देखिए क्या है, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखिए भस्म कैसा है, तो भस्म का स्वाद में ये कैसा होगा, कड़वा होगा। भस्म का जलीय विलयन, भस्म जो है जल में मिला हो, अगर हम उसको टेस्ट करें तो उसका स्वाद कैसा होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए। तो हम पहचानेंगे वो भस्म है, या भस्म जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे NaOH है, NaOH की अभिक्रिया किससे करा दी गई, HCl से। HCl से जब कराई गई थी ये जो बना हमारा NaCl और H2O बना, ठीक है। यहाँ पे H2O है, ध्यान देंगे। NaOH ये हमारा भस्म है और HCl ये हमारा अम्ल है। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया किया तो ये बन गया हमारा लवण, ठीक है, ये हमारा साधारण नमक होता है और ये बन गया साथ में H2। तो यहाँ से लवण और जल बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, ठीक है। भस्म स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है कुछ भस्म के नाम बताए गए, तो भस्म के सूत्र एवं उनके नाम है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे भस्म का सूत्र देखिए LiOH है, LiOH है, देखिए यहाँ से, तो ये हमारा भस्म है, ठीक है। और ये इसको हम पढ़ेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें OH लगा हुआ है, ठीक है। अम्ल जो होता है उसमें H लगा रहता है और भस्म जो रहता है उसमें OH लगा रहता है, ठीक है। ऐसे हम इसको पहचानेंगे। तो इस सभी में दिख रहा होगा OH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है वो भस्म है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, भस्म हो गया। उसके बाद NaOH है, ठीक है। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, ये भी हमारा एक भस्म है। KOH ये हमारा पोटेशियम हाइड्रो, ये भी हमारा भस्म है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH का होल ट्वाइस, ये भी हमारा भस्म है। MgOH का होल ट्वाइस, इसमें भी OH लगा हुआ, ये भी हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। उसके बाद बैरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH दिख रहा है, ये भी हमारा क्या है, भस्म है। इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा भस्म है ना। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा क्या है, एक भस्म है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा, ठीक है।
अब देखिए अर्हेनियम के अनुसार जो है भस्म की परिभाषा क्या है, तो सेम उसी जैसे अम्ल के जैसा ही बहुत सारे ऐसे भस्म होते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, विस्फोटक होते हैं, तो उसको हम टेस्ट नहीं करते। बहुत सारे भस्म जो होता है वो जलीय विलयन के रूप में नहीं होते, सूखा होते, ठीक है। तो उसको पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अर्हेनियम साहब ने क्या किया था, इसको भी पहचान करने के लिए एक प्रयोग किया। क्या किया, जितने भी भस्म थे सभी को बारी बारी से जो है जल में रखे, ठीक है। और जल में रखने के बाद इन्होंने देखा कि जितने भी भस्म है वो सभी OH माइनस दे रहा है। क्या दे रहा है, OH माइनस। देखिए अम्ल क्या दे रहा था, H प्लस आयन दे रहा था, और भस्म जो है OH माइनस दे रहा है, ठीक है। तो इन्होंने एक परिभाषा दे दिया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके OH माइनस देता है, OH माइनस प्रदान करता है। तो अर्हेनियस के अनुसार भस्म का परिभाषा क्या हो जाएगा, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH माइनस देता है, जिसे हम भस्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए NaOH हमारा भस्म है, जब इसको पानी में रखा गया तो Na प्लस दिया और OH माइनस दिया, LiOH है, ठीक है। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी OH माइनस दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सब, ये भी OH माइनस दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी OH माइनस दे रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी OH माइनस दे रहा है। तो ये सभी के सभी जो है भस्म हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं और बहुत सारे ऐसे भस्म हैं जो जिसमें H तो रहता है, लेकिन जब हम उसको पानी में घुलाते हैं तो H प्लस या OH माइनस नहीं देता है, लेकिन उसमें H लगा रहता है और OH लगा रहता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की C6H12O6, अगर हम इसको पानी में रखे भी तो ये H प्लस आयन नहीं देगा। अगर H प्लस आयन नहीं दे रहा है इसका मतलब ये अम्ल नहीं है, ठीक है। जिसमें H है अगर हम उसको पानी में घुला रहे हैं, अगर वो H प्लस दे रहा है तभी वो अम्ल होगा, ठीक है। अगर H प्लस नहीं दे रहा है तो वो अम्ल नहीं होगा, ठीक है। अगर OH किसी यौगिक में दिखाई दे रहा है, अगर हम उसको पानी में घुलाते हैं, पानी में घुलने के बाद OH माइनस दे रहा है तभी वो भस्म होगा। अगर OH माइनस नहीं दे रहा है तो वो भस्म नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उसके बाद यूरिया हो गया, उसके बाद जो है अल्कोहल हो गया, इस सब में H दिखाई देता है, और जो पानी में जब घुलाते हैं तो H प्लस आयन नहीं देता है, तो ये सब अम्ल नहीं होगा। बस में भी सेम ऐसा ही रहेगा, OH दिखाई दे रहा है, अगर पानी में घुला रहे तो OH माइनस नहीं दे रहा है तो वो भस्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं लवण को। लवण क्या होता है, तो लवण को इंग्लिश में हम कहते हैं साल्ट। लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्ट। अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया के बाद जल बनेगा और एक दूसरा पदार्थ बनेगा, उसी पदार्थ को हम लवण कहते हैं। लवण बनाने का एक ही तरीका है, अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराई जाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम HCl की अभिक्रिया किससे करा दिए, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये देखिए हमारा तो जल बन गया। दूसरा देखिए NaCl बना, ठीक है। ये हमारा साधारण नमक होता है, ये कैसा क्या है, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं वो है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया लवण, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए H2SO4 की अभिक्रिया जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया, ये हमारा भस्म है। तो अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराई गई तो ये बना हमारा जल बन गया, और साथ में जो बना K2SO4 बन गई। देखिए हमारा जल बन गया और K2SO4 क्या है, हमारा एक लवण बन गया। इसी तरह से जो है HCl की अभिक्रिया किससे कराई गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई। तो इसमें जो बना सेम उसी प्रकार से जल बना और साथ में क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। ये हमारा जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, जब चूना को पानी में मिला दिया जाता है उसका सूत्र ये है, उसको हम भाखड़ा चूना भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन होता क्या है, तो देखिए हाइड्रोनियम आयन जो होता है, एक सेकेंड, अब देखिए हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। हाइड्रोनियम आयन जो होता है अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसमें देखिए ये जल है और जल में हम क्या रख रहे हैं, H प्लस आयन रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, इसमें हम H प्लस आयन रख रहे हैं। तो ये H प्लस आयन जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है, संयुक्त कर लेती है। अब देखिए ऑक्सीजन का संयुक्ता तो दो ही होता है,
इसका संयोजकता कितना होता है, सॉरी -2 होता है। तो ये अधिकतम 2 ही बॉन्ड बनाता है, जितना जिसका संयोजकता होता है वो उतना ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा बॉन्ड बनाए तो उस पे आवेश आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो H2O जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। अगर एक और H को इसमें हम जोड़े तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा प्लस साइन, क्योंकि इसने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। इस कारण से इसमें क्या बन लग गया, प्लस लग गया। तो ये हाइड्रोनियम आयन है। इसका आगे चल के जो है 12th में रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारा उपयोग होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद तो हाइड्रोनियम आयन समझ गए। जलीय अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को डाला जाता है। ये देखिए अम्ल का जलीय, सॉरी ये जल है और इसमें अम्ल का जो है H+ आयन रखा जा रहा है, ठीक है। क्या रखा जा रहा है, H+ आयन रखा जा रहा है। तो ये आपस में संयोग करके क्या हमने H3O+ बना लिया, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद देखिए आगे जो है हमारा विद्युत अपघटय है। विद्युत अपघटय क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, विद्युत अपघटय को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए विद्युत अपघटय हम उसको बोलेंगे जिस विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी उस सभी विलयन को हम विद्युत अपघटय बोलेंगे, और जिस विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी उस सभी विलयन को हम विद्युत अनपघटय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर विद्युत अपघटय है, मतलब इसके विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सभी अम्ल, जितने भी अम्ल है और जितने भी भस्म है और जितने भी लवण है उस सभी के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसके विलयन को विद्युत अपघटय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटय कहा जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा विद्युत अनपघटय है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है, कुछ यौगिक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण इस विलयन को विद्युत अनपघटय कहते हैं। कुछ यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसके कारण इसके विलयन को हम क्या कहते हैं, विद्युत अनपघटय कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का सूत्र ये नहीं होता है, ठीक है, C2H5OH होता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लेंगे C2H5OH। इसके जलीय विलयन से जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये कहलाएगा विद्युत अनपघटय। उसके बाद देखिए ग्लूकोज है, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसको भी पानी में रख देंगे और उसमें करंट लगाए, एक तरफ टेस्टर लगाएंगे तो उसमें करंट शो नहीं होगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा यूरिया है, CONH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, विद्युत अनपघटय है, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। इस सबको ध्यान में रखिए, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं आयन को। आयन होता क्या है, तो देखिए आयन जो होता है परमाणु तथा परमाणु के समूह पर उपस्थित आवेश को हम आयन कहते हैं। परमाणु तथा परमाणु के समूह पर उपस्थित आवेश को हम आयन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये 0 है, तो ये कहलाएगा उदासीन परमाणु। अगर एल्युमिनियम ऐसे है, अगर इस पर +3 रख दिया जाए, ठीक है, तो ये जो है आवेशित हो गया, ठीक है, और इस पे जो है प्लस को हम धन कहते हैं, तो ये धन आयन हो जाएगा, ठीक है। अगर वही माइनस आ जाता, ठीक है, माइनस आ जाता तो ये ऋण आयन होता, ठीक है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होते हैं और दूसरा जो होते हैं ऋण आयन होते हैं, ठीक है। तो जिसपे प्लस चार्ज दिखे वो धन आयन, जिसपे माइनस चार्ज दिखे वो ऋण आयन, और जिसपे कोई चार्ज नहीं दिखे वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए H+ है, तो इस पे धन प्लस दिख रहा है तो ये धनायन होगा। Cl-, ये कुछ और नहीं है, ये सभी इसका जो है संयोजकता ही है, ठीक है, बैलेंसी है, आपने पीछे पढ़ा होगा, ठीक है। 5वां चैप्टर इसको लेकर के पढ़ाया जाता है। अगर नहीं पढ़े तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इस पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे बैलेंसी को लेकर के, ठीक है। तो ये सभी इसके संयोजकता है। एल्युमिनियम का +3 है, इसका संयोजकता है, ठीक है, ये धनायन हो गया। SO4 का -2 संयोजकता होता है, ये ऋण आयन हो गया। CO3 का संयोजकता -2 होता है, ये भी ऋण आयन हो गया। CO4 का संयोजकता -3 होती है, ये भी ऋण आयन है, ठीक है। चलिए, तो धनायन और ऋण आयन समझ गए, ठीक है, आयन समझ गए। उसके बाद हम आयोनाइजेशन पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन होता क्या है, तो आयोनाइजेशन जो होता है सभी अम्ल, भस्म, लवण को जल में घुलाकर आयन में परिवर्तित किया जाता है। इसी क्रिया को हम आयोनाइजेशन कहते हैं या आयनन कहते हैं, ठीक है। सभी अम्ल हो, भस्म, जो भी अम्ल हो, भस्म हो और लवण हो, उसको हम जल में रखते हैं। जैसे अम्ल को हम जल में रखते हैं तो क्या देता है कि H+ देता है,
और मतलब जो है भस्म को रखते हैं, जैसे में KOH है, इसको रखेंगे तो क्या देता है, ये OH माइनस देता है। लवण को रखते हैं, जैसे NaCl है, तो NaCl को भी अगर हम भस्म अम्ल में रखें, सॉरी जल में रखेंगे, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, टूटेगा। तो ये सभी जो है क्या देती है, आयन में परिवर्तित हो जाती है, आयन बन जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो है सॉरी इस क्रिया को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। सभी अम्ल भस्म लवण जो है जल में घुल करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में। इसीलिए हम इसको इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आयोनाइजेशन, आयनन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं अम्ल के गुण पढ़ने वाले हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अम्ल के गुण को हम पढ़ते हैं। अम्ल के गुण जो है पढ़ेंगे तो देखिए पहला जो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। पहला जो है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। अब पीछे हमने बताया भी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल जो है जल में घुल करके H+ आयन देता है, ठीक है। ये अर्धनियत के अनुसार जस्ट हमने पीछे बताया है। अम्ल जो होता है भस्म को उदासीन बनाता है, भस्म को उदासीन बनाता है। अम्ल जो होता है, कोई भी अम्ल जो होता है वो भस्म को क्या करती है, उदासीन बनाती है। भस्म को क्या करती है, उदासीन बनाती है, ठीक है। किसको उदासीन बनाती है, भस्म को। अब ये कैसे बनाती है, जैसे ज्यादा जो है कड़वा पदार्थ है, ठीक है, कड़वा पदार्थ है, जब उसमें हम अम्ल मिलाएंगे तो अम्ल मिला करके जब उसको दोबारा जब खाएंगे तो उतना कड़वा वो नहीं होगा, पहले से कड़वाहट उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये भस्म को क्या करता है, न्यूट्रल करने का काम करता है। और भस्म भी जो होता है अम्ल को न्यूट्रल करता है। तो अम्ल क्या करता है, भस्म का जो है भस्मीय गुण, जो कड़वाहट वाला गुण है उसको काटने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें ओल वगैरह जो होता है ना, उसमें नींबू मिलाया जाता है। ओल बहुत कड़वा होता है, उसमें हम नींबू थोड़ा सा मिला देते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उदासीन के लगभग पहुंच जाता है, तो उतना ज्यादा कड़वा नहीं लगता है, ठीक है। तो अम्ल जो होता है भस्म को उदासीन बनाता है। उसके बाद अम्ल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है, ठीक है। आगे चल के हम pH स्केल को पढ़ने वाले हैं। तो अम्ल का जो है pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। pH जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, pH को ध्यान में रखेंगे। pH को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, P और H जो होता है ना, ये बड़ा वाला H होता है, P जो होता है छोटा होता है, H हल्का सा ऊपर होता है, ठीक है। ये आगे हम बताते हैं pH स्केल जब पढ़ेंगे। तो pH मान जो होता है इसका क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है अम्ल का 7 से कम होता है। ये ध्यान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला जो है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये नीला लिटमस क्या होता है, तो ये देखिए नीला लिटमस जो होता है ना, ये एक प्रकार का जो जलीय विलयन ही कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का जलीय विलयन है। मतलब लिटमस जो है एक थाइलोफाइटा वर्ग के पौधे से निकाला गया रस होता है, ठीक है। अगर वो नीला लिटमस है, नीला कलर का लिटमस है, तो उसमें अम्ल रखेंगे तो वो लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। तो अम्ल ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। बीपीएससी में इससे भी सवाल था, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं बीपीएससी में जब इतने सारे सवाल इस चैप्टर से आ रहे हैं तो और सारे एग्जाम का आप सोच ही सकते हैं कि कितने सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर जो है, अम्ल भस्म से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जस्ट हमने पीछे बताया है कि अम्ल जो होता है, कोई भी अम्ल भस्म से विक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर जो हमारा पॉइंट है, अम्ल धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये बात भी हमने आपको समझा दी है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं भस्म के गुण, ठीक है। भस्म के गुण क्या है, तो भस्म के गुण पढ़ते हैं। तो भस्म नेचर ऑफ बेस, तो भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। जस्ट पीछे हमने बताया है, भस्म जो है जल में घुल करके क्या देता है, OH माइनस देता है। अम्ल क्या देता है, तो H+ देता है, और भस्म क्या देता है, OH माइनस देता है। तीसरा है भस्म अम्ल को उदासीन बनाता है। तीसरा जो है भस्म अम्ल को उदासीन बनाता है। जैसे अभी हमने बताया था कि अम्ल भस्म को काटता है, जैसे दही में चीनी मिलाने पर थोड़ा सा न्यूट्रल होता है, ओल में जो है कड़वा होता है और उसमें क्या मिला देते हैं, अम्ल मिला देते हैं, तो उसका कड़वाहट थोड़ा कम होता है। इसी प्रकार से बहुत खट्टा पदार्थ है, उसमें हम कोई कड़वा पदार्थ रख देंगे तो वो जो है पहले के जैसा खट्टा नहीं होगा, थोड़ा सा खट्टा उसका क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो भस्म जो है अम्ल को उदासीन बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो है, इसका pH मान जो 7 से अधिक होता है, ठीक है।
अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है और भस्म का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है, OH। और ये जो होता है H+ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो है छठा नंबर सवाल, सॉरी 5वां नंबर जो है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। भस्म जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देती है? नीला कर देती है। सेम वही ये भी जो है लिटमस जो है कहाँ से निकाला जाता है? थाइलोफाइटा वर्ग के जो है पौधा से निकाला गया ये लिटमस होता है, ठीक है। अगर ये कैसा है? लाल है, तो लाल लिटमस में अगर भस्म को रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अगर नीला लिटमस रहता उसमें हम अम्ल डालते तो वो कैसा हो जाता? वो लाल हो जाता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूजन भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, तो बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है छठा नंबर, भस्म जो है अम्ल से विक्रिया करके लवण और जल बनाता है। भस्म अम्ल से विक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है, जस्ट पीछे वाला बात है। उसके बाद 7वां नंबर जो पॉइंट है, भस्म जो है क्षारीय होता है। भस्म कैसा होता है? भस्म का गुण क्षारीय होता है। और क्षार कहते किसको है? तो भस्म जो होता है ना, जब हम इसको पानी में रख देते हैं, पानी में घुला देते हैं, तो उसी पानी में घुला हुआ भस्म को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यहाँ पे क्षार का परिभाषा लिख दिया कि जल में विलीय भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में विलीय भस्म को क्षार कहते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे हम अम्ल भस्म में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। अम्ल भस्म में अंतर, वो जो गुण अभी हमने पढ़ा है उसके गुणों के आधार पर ही हम अम्ल भस्म में अंतर करते हैं, ठीक है। तो अम्ल देखिए 5 कोई भी पॉइंट या 6 पॉइंट हम लिख देंगे, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है हमसे तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। ये अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जल में घुल करके क्या देता है? H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुल करके क्या देता है? H+ आयन देता है। और भस्म जल में घुल करके OH- आयन देता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये किसके अनुसार? तो अर्हेनियस के अनुसार। अर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल जो होते हैं जल में घुल करके H+ आयन देते हैं और भस्म जो होते हैं वो जल में घुल करके OH- देते हैं। उसके बाद अम्ल जो है भस्म को उदासीन बनाता है। अम्ल जो है भस्म को काटने का काम करता है और भस्म जो होता है अम्ल को उदासीन बनाता है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर जो पॉइंट है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। पीएच जो मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक ही होता है, ठीक है। तो 7 से कम हो गया तो वो अम्ल है और 7 से अधिक हो गया तो वो भस्म है। अगर 7 हो गया वो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसका को ना तो वो खट्टा होता है ना ही वो कड़वा होता है। पानी जो हमारा होता है वो तो उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। पीएच मान जिसका भी 7 होता है वो शुद्ध बोला जाता है। जैसे जल का पीएच मान अगर 7 है तो वो शुद्ध जल कहा जाता है। उसके बाद आगे जो हम ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। भस्म नीला लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो है हमारा लिटमस को हम पढ़ते हैं। अभी हमने लिटमस को देखा था, तो लिटमस होता क्या है? तो लिटमस जो है क्या है? थाइलोफाइटा वर्ग, ये पौधे का एक वर्ग है थाइलोफाइटा। तो थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधा से निकाला गया बैंगनी या गुलाबी रंग का उदासीन रस होता है, ठीक है। अभी हमने पीछे बताया था ये क्या होता है? एक पौधा से निकाला गया रस होता है, ठीक है। ये कैसा रस होता है? बैंगनी रंग का हो सकता है, गुलाबी रंग का हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखते हैं सूचक के बारे में पढ़ते हैं। सूचक क्या होता है? तो सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर होता क्या है? तो इंडिकेटर हमने गाड़ी के जो है दोनों साइड में देखा होगा, ये पीछे लगा रहता है, यही ना। बाइक हो या कोई भी गाड़ी हो उस सभी में जो है इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर बाइक में ये जो है क्यों लगाया जाता है? तो इंडिकेटर का जो काम जो होता है वो सूचना देना। जैसे अगर रोड पे हम चल रहे हैं, ऐसे अगर यहाँ से एक रोड जा रहा है, अगर इधर हमको जाना है तो हम क्या करेंगे? ऐसे जा रहे हैं तो इंडिकेटर जो है इधर वाला इंडिकेटर को हम जलाते हैं। तो पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है उसको ये सूचना मिल जाती है कि ये जो गाड़ी है इधर की तरफ घूमने वाली है। अगर इधर वाला इंडिकेटर जला तो इसको सूचना मिल जाती है कि गाड़ी इधर की तरफ जो है घूम जाएगी, ठीक है। और ये जो है अपनी गाड़ी को क्या कर देती? स्लो कर देती है और इस साइड से निकालती, ना कि इधर से, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो है सूचक क्या है? तो यहाँ पर जो सूचक है वो उसी प्रकार का सूचक है, ठीक है। लेकिन हमने ये जो अम्ल भस्म में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ जो है केमिकल जो है चेंजेस के आधार पर हम सूचना को प्राप्त करेंगे। तो वैसे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय
क्षारीय और उदासीन होने की सूचना देती है, उसी को हम इंडिकेटर कहेंगे, सूचक कहेंगे। ठीक है, जैसे कलर के आधार पे रंग में परिवर्तन करके जो है हमको अम्ल, भस्म और लवण की सूचना देगी। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक सूचक होते हैं और दूसरा जो है संश्लेषित सूचक होते हैं, सिंथेसिस इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सूचक होता क्या है, तो कलर में कैसे परिवर्तन करके देता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा लिटमस वाला बात जो है कि भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देती, नीला कर दे। ये पहले था क्या, लाल, और जब इसमें भस्म रखा गया तो ये कैसा हो गया, नीला हो गया। उसी प्रकार से देखिए अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक सूचक होता क्या है, तो प्राकृतिक सूचक हम वैसे सूचक को बोलेंगे जो प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एक संश्लेषित सूचक होता है, इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा जो है संश्लेषण करके बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं संश्लेषित सूचक, सिंथेसिस इंडिकेटर। और प्राकृतिक सूचक यहाँ पे देख लीजिए, यह प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होता है, जैसे लिटमस हो गया, चाहे हम कह सकते हैं हल्दी हो गया हमारा, ठीक है, चाहे हम कह सकते हैं चुकंदर हो गया हमारा। ठीक है, ये सभी जो है प्राकृतिक सूचक हो गए, चाहे लाल पत्ता गोभी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, इसको जो है मनुष्य ने नहीं बनाया। ठीक है, दूसरा जो होता है संश्लेषित सूचक जो होता है, ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है मेथिल ऑरेंज है और कौन सा है, फेनोल्फ्थलीन है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, ये ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संश्लेषित सूचक में। ठीक है, आपसे ऑप्शन लेकर के पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन जो है संश्लेषित सूचक है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, यही दो को जो है ही इसी के बारे में जब भी पूछेगा या कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम हो। चलिए, तो हल्दी जो होता है, सॉरी प्राकृतिक सूचक ये कैसे काम करती है, तो लिटमस को तो हमने देख लिया, एक हल्दी को देख लेते हैं। तो हल्दी जो होता है ना, वो हल्दी भी क्या करती है, मतलब अम्ल में अगर भस्म में उसको रखेंगे तो ये भी रंग में क्या कर देती है, परिवर्तन करके जो है सूचना देने का काम करती है। ठीक है, हल्दी सूचक को पता करने के लिए अगर हम प्रयोग करें तो हल्दी को जो है सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे और उसको गर्म पानी में बॉयल कर लेंगे। ठीक है, बॉयल करने के बाद उसको छान लेंगे। ठीक है, पानी को बाहर कर देंगे और एक जो है ना बीकर में या जो है किसी थैला में क्या करेंगे, साबुन का घोल लेंगे। साबुन जो होता है ना हमारा, वो क्षार होता है, भस्मीय होता है, इसका गुण जो होता है वो कड़वा होता है, ये क्षार होता है। तो इस हल्दी को जो है इस भस्म में जो है अगर पानी, ये साबुन वाले बिलियन में अगर रखेंगे तो ये जो होता है ना, ये देखिए हल्दी पहले क्या था, पीला रंग का था, और पीला से जो है ये किस रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसमें मिला देंगे तो लाल भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, हल्दी जो है किस रंग का हो जाएगा, लाल भूरे रंग का हो जाएगा। ये प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये भस्म जो है हल्दी को किस रंग में कन्वर्ट कर दे रहा है, सॉरी रंग में परिवर्तन के द्वारा जो है सूचना दे रही है कि ये जो है भस्म है। ठीक है, साबुन का जो विलयन है वो क्या है, भस्म है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम दोबारा देखें अम्ल में अगर प्रयोग करेंगे हल्दी को, यही हल्दी को अगर कोई भी जो है अम्ल ले और अम्ल के विलयन में अगर इसको मिलाएंगे तो ये हल्दी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हल्दी जो होता है भस्म में मिलाने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है और अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमको जो है ये प्राकृतिक सूचक जो है सूचना देती है अम्ल, भस्म और लवण होने की। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमने एक दे दिया और भी बहुत सारे हो जाएंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं संश्लेषित सूचक। ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है, मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फ्थलीन है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक सूचक जो है जैसे मेथिल ऑरेंज है, तो मेथिल ऑरेंज ये नारंगी रंग का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, नारंगी रंग। जब इसको जो है नारंगी रंग का होता है जब इसमें अम्लीय विलयन रखा जाता है। ठीक है, या अम्लीय विलयन में इसको रखा जाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज पहले किस रंग का है, नारंगी रंग का है। जब इसको कहाँ रखा जाता है, अम्लीय विलयन में रखा जाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी रंग में परिवर्तन के द्वारा हमको सूचना मिल रही है। उसके बाद दूसरा देखिए फिनोल्फ्थलीन है। फिनोल्फ्थलीन जो होता है ये उदासीन होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ये पानी के कलर जैसा होता है। ठीक है, जब इसको हम अम्लीय विलयन में रखते हैं
तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिनोलिक विलयन क्या करता है, अम्लीय विलयन में कोई परिवर्तन नहीं करता है। जब इसको क्षारीय विलयन में रखा जाता है तो किस रंग में कन्वर्ट हो जाता है, गुलाबी रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां से भी जो है रंग में परिवर्तन के द्वारा हमको अम्ल और भस्म में पता चल रहा है कि कौन अम्ल है कौन भस्म है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इसमें सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा, जैसे 3 गो बिकर दे दिया, ठीक है, 3 गो बिकर दे दिया और जो है एक में अम्ल रख दिया और दूसरे में जो है भस्म रख दिया, तीसरे में लवण रख दिया। और ठीक है, हमको पता नहीं है, तीनों का कलर भी सब लगभग सेम ही है। ठीक है, और पता नहीं है कि किसमें अम्ल है किसमें भस्म है और किसमें लवण, और एक दे दिया हमको फिनोलिक। और इसके द्वारा कहा कि इससे आप पता कीजिए कौन अम्ल है कौन भस्म है। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, पता करेंगे।